नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। होप आप सारे अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हम 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन डील कर रहे हैं और इस पोर्शन में हमने अब तक आवेश के बारे में पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री देखी है और आवेश क्या होता है इसके बारे में जाना। अब अपन पढ़ते हैं कि आवेश के गुणधर्म, कि आवेश के साथ क्या क्या गुण जुड़े हुए होते हैं और उसके साथ साथ क्या बातें जुड़ी हुई होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आवेशों के मूल रूप से वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आवेश के गुण हैं वो कुछ मुख्य गुण हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला गुण है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का अभिप्राय है कि आप आवेशों को जोड़े किस तरह। तो देखिए, आवेशों का साधारण बीजगणितीय योग होता है, जिस तरह से हम अपन संख्याओं को जोड़ते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, उसी तरह आवेशों को जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए किसी निकाय में 5 आवेश हैं, तो उनको आप जोड़ सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे। तो आवेशों की यह योज्यता साधारण बीजगणितीय नियमों पर आधारित है कि हम जिस तरह से बीजगणितीय योग करते हैं उसी तरह आवेशों का किसी भी निकाय के अंदर बीजगणितीय योग होता है। जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक निकाय लिया है मैंने Q1 Q2 Q3। मान लो किसी निकाय में Qn आवेश है तो उसका जोड़ अपन कह सकते हैं Q1 + Q2 एंड सो ऑन Qn। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आवेशों का योग करते समय उन पे चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है। जैसे इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ अगर मैं इस निकाय की बात करूं तो इस निकाय के अंदर जो कुल आवेश आएंगे वो आएंगे Q1 + Q2 और -Q3, क्योंकि यहाँ जो Q3 आवेश है वो माइनस का है, इसलिए उसका चिन्ह भी सदैव अपने को साथ में लगाना है जब भी अपन आवेशों का योग करने जाएं। दूसरा जो आवेशों की गुणधर्म है वो है आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता का मतलब है कि आवेश, दो बातें इसमें ध्यान रखनी है और इसको विशेष रूप से अपन ध्यान रखना है अपने को। इस पे आधारित अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आप इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखें, आवेशों की निश्चलता को। निश्चलता का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कण जो निकाय के चुनाव से स्वतंत्र रहता है वो निश्चलता कहलाती है। यानी आवेश किसी भी वस्तु पर है, मान लीजिए आपको कहे कि एक वस्तु है 10 कूलम्ब से आवेशित है और उसके अंदर गति आ रही है, तो आवेश है वो गति के कारण उसका परिमाण नहीं बदलता। आवेश चाहे जितनी गति कर जाए, उस वस्तु की गति आप 0 से लेके 1000 km/h कर देते हो तो भी उस पे आवेश 5 माइक्रो कूलम्ब ही रहना है। यानी विराम अवस्था में उसका कितना आवेश था वो सदैव चाहे गतिमान अवस्था के आवेश के बराबर आएगा। यानी किसी भी वस्तु का आवेश जो है वो उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु विराम में है या गतिमान अवस्था में है। हाँ, ध्यान रखना, आवेश की गति के कारण होने वाले प्रभाव बदल जाते हैं। वो प्रभाव मैं आपको बताऊंगा कि आवेश अगर स्थिर है तो वो क्या प्रभाव दर्शाता है, आवेश नियत वेग से गति करे तो क्या प्रभाव दर्शाता है, और आवेश है वो त्वरित हो जाए तब क्या प्रभाव दर्शाता है। लेकिन तीनों घटनाओं में आवेश का परिमाण नहीं बदलता है, वो आवेश के द्वारा होने वाली घटनाएं बदल जाती है। तीसरा जो है वो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में संभव है। जैसा अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अपन जब कांच की छड़ को सिल्क से घर्षण कराते हैं तो कांच की छड़ पे धनावेश आ जाते हैं और सिल्क के ऊपर आ जाते हैं ऋण आवेश। लेकिन दोनों ही घटनाओं में अपन ने देखा कि सिल्क पर भी जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं समान परिमाण का, लेकिन विपरीत प्रकृति का कांच की छड़ पे आवेश आ जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि दोनों घटनाओं में आवेश का संरक्षण रहता है। आवेश का संरक्षण, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कांच की छड़ पे 3 माइक्रो कूलम्ब का आवेश आया प्लस का, तो इस पे आएगा -3 माइक्रो कूलम्ब का आएगा कांच की छड़ पे। ठीक है, ये बात आती है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण बहुत से भौतिक घटनाओं में भी संरक्षित रहता है। जैसे अपन नाभिकीय विक्रियाओं की बात करते हैं, नाभिकीय परमाणु बम की बात कर लीजिए। परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जब एक यूरेनियम के नाभिक पर आप न्यूट्रॉन की उच्च त्वरित न्यूट्रॉन की बौछार कराते हो तो वहां पर 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो फिर से यूरेनियम के नाभिक को है वो विखंडित करते हैं। इस घटना में आप देखते हैं कि क्रिप्टॉन और बेरियम के 2 अतिरिक्त परमाणु भी अपने को मिलते हैं, तो पूरी अभिक्रिया के अंदर कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। जैसे देख सकते हैं अपन आवेश संरक्षण, कोई भी उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु का मतलब है जैसे अपन
कोई भी नाभिक ले लेते हैं तो उसमें जितना धनावेश होता है उसके बाह्यतम को उसमें उतने के उतने क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर कुल आवेशों का योग सदैव क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो किसी भी नाभिक या किसी भी परमाणु के कुल आवेशों को किस तरह से दर्शाया जाता है, प्लस माइनस जेड के द्वारा। जेड जहाँ क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और हम सारे जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने के बराबर में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये बात किसकी की जा रही है, उदासीन परमाणु की। तो आप कह सकते हो कि एक उदासीन परमाणु किसे कहा जाता है, तो उदासीन परमाणु जिसके अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में हो वो क्या कहलाता है, उदासीन परमाणु। तो इस उदासीन परमाणु में भी आवेश संरक्षित रहता है। कोई भी विलगित निकाय ले लीजिए आप, विलगित निकाय के अंदर कुल आवेशों का योग सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। कोई नाभिकीय अभिक्रिया करते हो आप, इसी मान लीजिए परमाणु की कोई अभिक्रिया हो रही है, इसका विघटन हो रहा है। मान लो एक यूरेनियम का अपन ने परमाणु लिया और उसके ऊपर अपन ने उच्च त्वरित न्यूट्रॉन की बौछार करें, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ आवेश कितना है, बाण में, इसका विघटन हो जाता है क्रिप्टॉन में और बेरियम में। तो अपन देख सकते हैं 36 + 56, ये भी कुल योग कितना आ जाता है आपके पास, 92 में आ जाता है। तो यहाँ दोनों स्थितियों में कुल आवेश क्या रहा, बराबर रहा। इसके साथ में यहाँ अतिरिक्त न्यूट्रॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरह का आवेश नहीं होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। और घटनाएं देखते हैं अपन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या होता है कि जब उच्च ऊर्जा युक्त कोई भी फोटोन का यानी जनरली गामा रेज को अपन कहते हैं, अगर उच्च ऊर्जा युक्त फोटोन आपस में जुड़ते हैं तो वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करते हैं। देखो पॉजिट्रॉन धनावेशी है लेकिन उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन का भी उत्सर्जन होगा। तो अगर अपन देखते हैं कि यहाँ कुल आवेश क्या है, +q एंड -q, तो कुल आवेश कितना हुआ, 0, और इसके ऊपर आवेश क्या रहता है, 0। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहा। एक और देखते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भी आवेश है वो संरक्षित रहता है। अगर अपन एक नाइट्रोजन के परमाणु की एक हीलियम के परमाणु के साथ अभिक्रिया करें तो अपने को फेरस मिलता है। तो अगर आप देख सकते हो कि तो यहाँ कितना आता है, 7 + 2, तो 7 + 2 यहाँ हो गया 9, और इस अभिक्रिया में भी अपने को क्या मिल रहा है, 9। तो दोनों स्थिति में आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो आवेशों के ये 4 गुणधर्म है। आवेशों का दूसरा जो अगला गुणधर्म है, चौथा, वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमें इसको ध्यान में रखना है, आवेशों की निष्ठता। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास आवेशों की क्या चौथा गुणधर्म जिसे अपन कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए आवेशों के क्वांटीकरण को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्वांटीकृत राशि क्या होती है। क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या होता है। क्वांटीकृत राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसका विनिमय सतत ना होकर विविक्त होता है, विकृत होता है, उसे अपन कहते हैं क्वांटीकृत राशि। अब ये वितरण सतत कैसे होता है, विकृत कैसे होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी 12th क्लास है, तो 12th क्लास देखने में आपको ये वितरण है सतत नजर आता है 12th क्लास, लेकिन वास्तव में 12th क्लास बनती कैसे है कि इसके अंदर n स्टूडेंट होंगे तभी ये 12th क्लास बनेगी, अदरवाइज 12th क्लास नहीं बनेगी, सारे जानते हैं। और n का मान कितना होना चाहिए, n का मान कम से कम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये अपन कह सकते हैं कि आपकी जो 12th क्लास है वो कैसी राशि होगी, एक क्वांटीकृत राशि। कभी भी इस क्लास के अंदर 1.5 2.5 इस तरह से स्टूडेंट नहीं होंगे। तो 12th क्लास कैसी राशि होगी, क्वांटीकृत राशि होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, दीपावली के टाइम मान लीजिए किसी घर पे बहुत सारे दिए जल रहे छत के ऊपर, जब अपन दूर से देखते हैं तो वो दिए आपको कैसे नजर आते हैं, एक स्ट्रिप दिखती है जलती हुई, लेकिन वास्तव में वो जलती हुई स्ट्रिप नहीं है, वो जलती हुई स्ट्रिप नहीं है, ना होकर अलग अलग दिए जल रहे हैं। तो हम उसका पहले वितरण कैसे देख रहे थे, सतत एक जैसे देख रहे थे, लेकिन वो वास्तव में सतत नहीं था, वो कैसा था, विकृत था, इस तरह से था, एक एक दिए जल रहे थे। तो इसी तरह आवेश भी कैसी राशि होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात इसका विनिमय लगता तो सतत है लेकिन विकृत होता है। सतत कब लगता है, जब अपन स्थूल भौतिकी की बात करते हैं, जहाँ पे अपन वेग पढ़ते हैं, अपने गति की पढ़ा होगा, स्थूल भौतिकी की अपन बात करते हैं, तब अपन आवेश
को क्या मानते हैं, सतत मान के चलते हैं। लेकिन जब अपन सूक्ष्म भौतिकी की बात करते हैं तो आवेश को क्या मानते हैं, क्वांटीकृत राशि मानते हैं। कैसे मानते हैं क्वांटीकृत राशि, तो ये फिनोमेना कहती क्या है आपको, ये कहती है कि आवेश जो होता है Q बराबर वो इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात किसी भी निकाय के अंदर जो आवेश होंगे वो आवेश सदैव हमेशा इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाएंगे। तो ये n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, और E का मान कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश पर मान आएगा। और ये मान मिलीकन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, उन्होंने प्रयोग किया था, मिलीकन नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने प्रयोग किया था जिसका नाम था तेल बूंद प्रयोग। उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये मान निकाला और इसकी गणना की कि किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है या होता है। ठीक है, तो आपसे ये कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आपको आंसर सीधा सा देना है कि किसी भी निकाय पर या वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यह आवेश का क्वांटीकरण है। आवेशों के क्वांटीकरण पर आधारित देखो पहली वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह का बनता है। आपसे कहा जाता है कि क्या किसी वस्तु पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश संभव है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है अपने को, Q बराबर हम जानते हैं NE होता है, तो यहां से n का मान निकाल लीजिए आप। n बराबर आ जाएगा Q/E। अब देखो Q का मान दिया हुआ अपने को 3.2 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन में आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने पास ये आंसर आ जाता है 2। तो अगर ये आंसर अपना पूर्ण राशि के रूप में आता है 1 2 3 एंड सो ऑन, तब अपन कहेंगे कि ये आवेश उपस्थित है। अगर ये मान आपका पॉइंट के अंदर आता है, फ्रिक्शंस में आता है, तो ये आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना पहली वैरायटी इस तरह की आती है। दूसरा जो वैरायटी पूछी जाती है आवेश की वो पूछी जाती है कि आपको कह दे 10 ग्राम कार्बन में कितने आवेश हैं। Q का मान पूछ लिया जाता है आपसे कि 10 ग्राम आवेश में कितने हैं या H2O में कितने हैं। तो अपन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो वापस से अपने पास फॉर्मूला है ये Q = Ne। तो n को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर। n मेरे पास आ जाएगा कैपिटल Na अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू Z इंटू E। और ये Z जो होते हैं दोनों लेंगे अपन प्लस माइनस। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास Q बराबर प्लस माइनस Z Na कैपिटल M स्मॉल m इंटू E। ये फॉर्मूला वैलिड है सारे क्वेश्चन के लिए। जहां Z क्या है हमारे पास, ध्यान रखना है इसको प्लस माइनस दोनों रखने हैं। जैसा कि मैंने अर्लियर डिस्कस किया था आपसे कि किसी परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो Z आ जाता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, Z आ जाता है परमाणु क्रमांक, और Na आ जाती है अपनी अवोगाद्रो संख्या, और कैपिटल M आ जाता है अणुभार, स्मॉल m आ जाता है दी गई मात्रा, और E आ जाता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये मान अपने को दिए हुए होंगे। इनमें ये n का Na अवोगाद्रो संख्या है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को 10 ग्राम कार्बन में कितने आवेश हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं Q बराबर n प्लस माइनस Z कैपिटल Na
अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कार्बन के लिए जेड कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का 6, तो ये आ गया 6 अपने पास। यहाँ से एन ए अवोगाद्रो संख्या है तो एन ए का मान आ जाएगा अपने पास 6.02 10⁻23। ठीक है, मोल इनवर्स। और यहाँ m इसका जो अणुभार है, कार्बन का अणुभार होता है 12 ग्राम। ठीक है, स्मॉल m इसकी मात्रा कितनी दी हुई है अपने को 10 ग्राम, तो ये आ गया 10 ग्राम। और ये आ गया अपने पास E, तो अपने पास E आ गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये अपन सारे मान अगर इसमें रखते हैं तो Q का मान मेरे पास आ जाता है ±6 इंटू, देखो Z का मान 6, Na कितना हो गया अपने पास 6.02 10⁻23। कैपिटल M अणुभार आ जाता है इसका 12 ग्राम अपॉन, सॉरी कैपिटल M अपॉन में है तो यह आ जाता है 12 ग्राम और इंटू 10 ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा है, और ये आ जाता है ई कितना आता है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻19 ग्राम। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्या था 10 ग्राम कार्बन में कितने आवेश होते हैं। मान लीजिए आपको दे दे कंपाउंड 10 ग्राम ना देकर ये आपको कहे कि 10 ग्राम H2O में कितने आवेश होंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको कंपाउंड है तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसके लिए Z क्या हो जाएगा, देखिए भाई हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन में 1, फिर एक और हाइड्रोजन है +1 और ऑक्सीजन के लिए हो गया 8, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया, सॉरी 10 हो गया ये एटॉमिक नंबर। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि कैपिटल M कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटल M आ जाएगा हाइड्रोजन का वेट 1 + 1 और ऑक्सीजन का 16, तो आ जाता है 18। और M दी हुई है मात्रा कितनी है अपने पास 10 ग्राम H2O है, तो ये आ गया 10 और E का मान हम सारे जानते हैं 1.6 10⁻19 कूलम। और Na जो अवोगाद्रो संख्या है वो है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो ये सारे मान हम इसके अंदर रख देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर अपन ये रख देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और भी क्वांटीकरण पे, आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके इस तरह के क्वेश्चन को समझने से पहले हम आवेश के एक गुणधर्म की ओर चर्चा करते हैं, आवेश की द्रव्यमान पर। तो आवेश के अगले गुणधर्म की अपन बात करते हैं, आवेश की द्रव्यमान पर निर्भरता। तो देखिए आवेश सदैव द्रव्यमान से जुड़ा रहेगा, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती। आवेश सदैव द्रव्यमान से जुड़ा रहेगा। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 1.6 10⁻⁻, ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इसका द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ जिसमें प्लस आवेश होता है, उस पे आता है 1.6 10⁻19 कूलम। और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। जैसे अपन फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन है उसका रेस्ट मास होता है और वो कितना होता है m m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², जहां m0 क्या है उसका, m0 है गतिज विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान होता है ये इसका। जैसा अपन ने ये भी पढ़ा था कि आवेश की निश्चलता, जिसमें अपन ये कहा कि आवेश का परिमाण वेग के साथ नहीं बदलता, लेकिन द्रव्यमान है उसका मान वेग के साथ बदलता है। वो किस तरह से बदलता है, वो इस तरह से बदलता है।
तो आवेश है वो द्रव्यमान से तो जुड़ा रहता है, संबंध रहता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन एक और टर्म आती है विशिष्ट आवेश। अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, द्रव्यमान पर निर्भरता का और आवेश की निश्चलता का, तो मेरे पास एक और आवेश आता है विशेष प्रकार का, जिसे अपन कहते हैं विशिष्ट आवेश। वास्तव में ये विशिष्ट आवेश कोई आवेश नहीं होता है, विशिष्ट आवेश तो एक अनुपात है, और ये अनुपात किसका है? द्रव्यमान आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है। ये आवेश बटे द्रव्यमान जो होता है, इस अनुपात को अपन कहते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। और ये बदलता है, ये वेग के साथ बदलता है। तो वेग के साथ आपको कहे कि आवेश बदलता है, आपका जवाब आना चाहिए नहीं बदलता। वेग के साथ विशिष्ट आवेश बदलता है, आपका जवाब आना चाहिए हाँ। वेग के साथ विशिष्ट आवेश का मान बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि विशिष्ट आवेश कहते हैं किसे हैं? आवेश बटे द्रव्यमान को, अर्थात Q बाई m को अपन क्या कहेंगे? विशिष्ट आवेश कहेंगे। तो आवेश है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसी के साथ आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है? जी बिल्कुल करता है। विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है, क्यों? क्योंकि विशिष्ट आवेश अपन कहते हैं Q बाई m को। तो ये द्रव्यमान पर आवेश की निर्भरता को हमने देखा। तो हम तुलनात्मक अगर अध्ययन करें द्रव्यमान का और आवेश का, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो अपने अभी देखा कि आवेश है वो द्रव्यमान से पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो अपन एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं आवेश और द्रव्यमान का। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है वो हमें क्या रिजल्ट देता है? अगर मैं आवेश और द्रव्यमान का तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आते हैं? तो रिजल्ट ये आते हैं कि भाई जो आवेश है वो, पहला देखो रिजल्ट देखिए आप, पहला रिजल्ट क्या कहता है कि आवेश है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है किसी वस्तु पर। तो आवेश आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि द्रव्यमान सदैव आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ये पहला गुणधर्म आता है। पहला गुणधर्म है कि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आवेश प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है किसी वस्तु का। जबकि द्रव्यमान है वो हमेशा m क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी बात, आवेश है वो किसी भी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता। यानी वस्तु में चाहे जितनी गति आ जाए, आवेश का जो परिमाण है वो नहीं बदलेगा। मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है 3 माइक्रोकूलम, तो उस वस्तु का चाहे वेग कुछ भी हो, चाहे जीरो हो या वो वस्तु गति कर रही हो या त्वरित हो रही हो, तीनों ही दशाओं में आवेश का जो परिमाण है वो बदलेगा नहीं। यानी जो Q है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान बदलता है। द्रव्यमान किस तरह से बदलता है? वो इस तरह से बदलता है m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m क्या है? उसका गतिक द्रव्यमान है, m नॉट क्या है? उसका स्थिर या विराम द्रव्यमान है, v स्क्वायर उसका वेग है वस्तु का या द्रव्यमान का, और c है निर्वात में उसका वेग है। तो अपन देख सकते हैं कि द्रव्यमान बदलता है जब किसमें परिवर्तन आता है? वेग में परिवर्तन आता है, जबकि आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ये दूसरा गुणधर्म आ जाता है। तीसरा जो गुणधर्म आता है आवेश का वो क्या है? तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जो अपन ने पढ़ा है अभी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी एक वस्तु पे धनावेश है, दूसरी पे उतनी मात्रा में ऋणावेश आएगा। लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता तो फिर क्या होता है द्रव्यमान का? तो अपन आगे पढ़ेंगे नाभिक वाले चैप्टर में कि द्रव्यमान ऊर्जा में
द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। और ये रिलेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन, जिन्होंने दिया था एक समीकरण E बराबर mc², यानी ऊर्जा को आप द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में आप बदल सकते हो। तो आवेश तो संरक्षित रहता है लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, ये ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा भी द्रव्यमान में बदल सकती है। चौथा जो गुणधर्म है आवेश का वो ये है कि आवेश, दो आवेशों के मध्य जो बल काम करता है, बल, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, ये इस बल के बारे में अपन इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे आगे कि ये आकर्षण प्रतिकर्षण का बल किस तरह से लगता है। आवेश बल, द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल जो जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इस बल के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये बल सदैव आकर्षण का ही होता है, यानी आवेशों के मध्य जो बल काम करता है वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान में सदैव ये जो बल काम करेगा जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, ये आकर्षण प्रकृति का ही होगा। पांचवा जो गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है, जबकि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं हम कि द्रव्यमान वास्तव में क्वांटीकृत है या नहीं है। अभी विरोधाभास है इसके अंदर कि ये क्वांटीकृत राशि है या नहीं। तो इस तरह से हमने, अगर आवेश का और द्रव्यमान का मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो ये मुख्य रूप से ये बातें मेरे सामने होकर आती है कि आवेश क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो हो सकता है, जबकि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होगा। आवेश किसी भी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान वस्तु की गति पर निर्भर करता है। आवेश संरक्षित रहता है जबकि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रह सकता, ये ऊर्जा में बदल जाता है। आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। आवेश है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है और द्रव्यमान के क्वांटीकरण के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। आगे आवेशों के और गुणधर्म की अपन बात करते हैं, आवेश की क्रियाएं देखते हैं अपन कि आवेश के द्वारा क्या क्या अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। आवेश के पास आवेश लाने पर क्या होता है, आवेश के पास में दूसरी वस्तु को लाने पर क्या होता है।